हेलो दोस्तों, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पूंजीकरण की स्थितियां पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कैपिटलाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा कि आज हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे कि स्टेज क्या क्या होती हैं पूंजीकरण की। तो पूंजीकरण में अगर आप लोगों को पूंजीकरण नहीं आता है समझ में कि पूंजीकरण होता क्या है, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं अगला वीडियो इसमें मीनिंग बता दूंगा कि पूंजीकरण होता क्या है, कैसे करते हैं। तो मैं आज सिर्फ इस वीडियो में इतना करूंगा कि इसमें पूंजीकरण एक होता है कि अंडर और एक होता है ओवर। अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन आज हम लोग इसको करेंगे। तो इसका एक न्यूमेरिकल भी आज हम लोग लगाएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना दूंगा। तो आज हम लोग एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एफएम जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन। तो जैसा कि इस थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है कि पूंजीकरण की राशि लागत मतलब कि कॉस्ट और इनकम दोनों से निकाल ली जा सकती है। जो पूंजीकरण अगर मान लो कि कैपिटलाइजेशन मुझे निकालना है कि कैपिटलाइजेशन कंपनी को, इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, कि कंपनी को कैपिटलाइजेशन निकालना है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन निकालना है तो कंपनी कौन कौन सी इसमें मेथड लगा सकती है। इसमें 2 मेथड है, एक कॉस्ट मेथड है और एक है इनकम मेथड। तो दोनों से निकाल सकती है। परंतु जो वर्तमान में सबसे अच्छा माना जाता है, वैज्ञानिक भी है कि वैज्ञानिकता मतलब कि वैज्ञानिक माना जाता है कौन का, इनकम मेथड को। तो इसमें 3 केस होते हैं। इनकम मेथड में हम लोगों के 3 केस होते हैं, मतलब कि या तो बराबर रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा। तो इनमें क्या होता है कि बराबर वाले को उचित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेयर कैपिटलाइजेशन। यदि आय की तुलना पूंजीकरण की राशि उचित है मतलब कि बराबर है तो उसे फेयर कैपिटलाइजेशन कहेंगे। इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि यदि इनकम जो है कि तुलना में पूंजीकरण की राशि कम है तो उसे क्या बोल देंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन। मान लो कि हम लोगों की इनकम है एक साल में 40,000 रुपये और पूंजीकरण की राशि जो है वो है मान लो 5 लाख रुपए। तो ये क्या हो गई कि ये मतलब कि कैपिटलाइजेशन की वैल्यू ज़्यादा है और मेरी इनकम की वैल्यू कम है। तो इसे क्या बोलेंगे कि ये ओवर कैपिटलाइजेशन है। मतलब कि जो कैपिटल की वैल्यू है वो किस पे ओवर है, वो है इनकम पे ओवर है। अगर ये बात है तो ठीक है। और उसके बाद है कि नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि आय की तुलना में पूंजीकरण की राशि कम राशि है। मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इसके विपरीत, जो मैंने एग्जांपल दिया है जस्ट इसके विपरीत, मतलब कि आय मेरी ज़्यादा है मान लो 40 और इनकम है मान लो आय मान लो हम लोगों की है, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, कि आय मान लो हम लोगों की है 5 लाख रुपए और कैपिटलाइजेशन की वैल्यू हो है हम लोगों की 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये ओवर है क्योंकि ये अंडर है, अंडर कैपिटलाइजेशन बोलेंगे क्योंकि जो इसमें कैपिटल की वैल्यू है वो किसके अंडर में है, प्रॉफिट एंड इनकम के अंडर में। तो इसी के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये कैपिटलाइजेशन निकालेंगे कैसे, तो इसके कुछ फार्मूले भी हैं। तो फार्मूले आपको याद नहीं करने, बस आपको वो फार्मूले समझने हैं। तो जैसे कि मान लो ये है कि ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो नीचे सूत्र लिखे हैं उनका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, कि मान लो अर्निंग पहले लिखी हुई है, मतलब कि नॉर्मल अर्निंग लिखी हुई है। नॉर्मल अर्निंग जो रेट लिखा हुआ है, मान लो नॉर्मल अर्निंग रेट की बात करें कि नॉर्मल अर्निंग रेट है मान लो 8%। अब हम लोगों को मान लो निकालना है हम लोगों ने, तो वो निकला है 10%। तो इससे ये नहीं होगा कि ये इसी से हम लोग निकालेंगे कि ओवर हुआ कि अंडर हुआ। तो इसमें 3 चीज़ें निकाली जाती हैं कि इसमें पहले रेट निकाला जाता है, रेट, फिर बिजनेस की आय निकाली जाती है और उसके बाद शेयर की वैल्यू निकाली जाती है कि शेयर की वैल्यू पहले कितनी थी और अब कितनी है। ठीक है, तो वो 3 चीज़ें निकाली जाती हैं। अगर 3 चीज़ों में से इसमें से सारी की सारी चीज़ें हम लोगों की एक तरफ मतलब कि इनकम की तरफ रहेंगी तो हम लोगों की होगी कि
अंडर कैपिटलाइजेशन, और अगर हम लोगों की कैपिटल की तरफ रहेगा ये साइन, मतलब कि कैपिटल ज़्यादा रहेंगी, तो वो रहेगा हम लोगों का ओवर कैपिटलाइजेशन। तो हम लोग जब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का भी कम समझ में आया हो, न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब चलिए कि इसके बाद लिखा हुआ है कि ये फार्मूला लिखा हुआ है कि एक्चुअल रेट अर्निंग, मतलब हम लोगों ने 20,000 रुपये कमाए, ठीक है, 20,000 रुपये कमाए, तो हम लोगों को रेट निकालना है कि एक्चुअल रेट हम है अर्निंग कितनी रही। 20,000 रुपये कमाए और हम लोगों की कैपिटल जो एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला दिया है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो इससे हम लोगों की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। मान लो कि हम लोगों की 20,000 रुपये अर्निंग हुई है और इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है हम लोगों का 2 लाख रुपये, ठीक है। तो हम लोगों की रेट पूछा है कि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कितनी हुई, तो मतलब इसमें 100 का गुणा, उसके बाद ये बिंदी 3 बिंदी ये कट, ये बिंदी 2 कट, तो मतलब कि इसमें बचा क्या, 2 1 जा 2, तो इसमें बचा कि 10% जो रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया, एक्चुअल रेट अर्निंग कितना है 10%, और मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो है 8%। तो इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये क्या हुआ कि ये हम लोगों की जो हम लोगों को वर्तमान में कितने % मिल रहा है 10%, और पहले कितना मिलता था 8%। तो इसमें क्या हुआ कि ये कैपिटलाइजेशन की वैल्यू है, तो इसमें क्या हुआ कि 10 ज़्यादा है 8 से, तो ये जो है अगर हम लोगों को इसी से निकालें तो ये कैसा है कि अंडर कैपिटलाइजेशन है, क्योंकि इसमें अंडर क्योंकि हुआ क्योंकि ये आय हम लोगों की ज़्यादा है और कैपिटलाइजेशन की वैल्यू कम है। तो ऐसे करके एक एक करके हम लोग इसके फार्मूला देखेंगे, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, उसी के बाद आगे बढ़ूंगा। उसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने बता दिया कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स में हम लोग वे चीज़ें शामिल करते हैं बस जो प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एसेट्स को छोड़ देते हैं, जो फिक्सिशियस एसेट्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी की सारी एसेट्स को हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद टोटल लायबिलिटी में आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोलते हैं इसे, आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है, आउटसाइडर लायबिलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि रियल वैल्यू बिजनेस की क्या है, वो कैसे निकालेंगे कि एवरेज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ उससे गुणा कर देंगे हम लोग 100 का, और जब उसमें डिवाइड कर देंगे करेंट रेट का, करेंट रेट जो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है, ठीक है। उसके बाद है हम लोगों के लिए अगला जो है वो है कि बुक वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने आपको बोला था कि 3 चीज़ हम लोग निकालेंगे कि एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, अर्निंग की रेट क्या है, उसके बाद रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू मतलब कि बिजनेस की रियल वैल्यू मतलब कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, और उसके बाद है कि बुक वैल्यू या फिर रियल वैल्यू, सॉरी इसमें लिखा है कि शेयर की वैल्यू। तो ये 3 चीज़ें हम लोग निकालते हैं, उसी के आधार पर कंपैरिजन करेंगे कि अंडर कैपिटलाइजेशन है या फिर ओवर कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद ये फार्मूला लिखे हैं, तो इन फार्मूला से हम लोग अब इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन, जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक दीपेश लिमिटेड है, दीपेश लिमिटेड, द अकाउंट बुक ऑफ दीपेश लिमिटेड सो द फॉलोइंग बैलेंसेस, मतलब कि दीपेश लिमिटेड ने जो बैलेंसेस दिए हैं वो नीचे दिए हुए हैं कि दीपेश लिमिटेड की हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि दीपेश लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित बाकियाँ प्रस्तुत हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में शेयर कितने हैं 9,000, क्योंकि अभी हम लोगों को नंबर ऑफ़ शेयर में हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर जब निकालेंगे कि ऊपर देखो लिखा हुआ है कि रियल वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसमें नंबर ऑफ़ शेयर का यूज़ होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो शेयर की वैल्यू है वो कितने हैं कि 100 ईच में डिवाइड है, तो हम लोगों को 9 लाख मतलब कि शेयर कैपिटल होगी। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 3,30,000, गुडविल कितनी है 2,40,000, और रिजर्व है अपने पास, रिजर्व एंड सरप्लस है 60,000, कैश इन हैंड है अपना 60,000। उसके बाद करेंट ऑब्लिगेशन है 30 लाख रुपए, और डेप्टर्स का है 8,10,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट का है 2,40,000, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो हैं 60,000। क्योंकि ये फिक्सिशियस एसेट्स के होते हैं तो इनको हम लोग जब टोटल एसेट्स करेंगे तो इनको शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद लिखा है कि इफ़ एवरेज प्रॉफिट ऑफ दीपेश लिमिटेड इज 1,20,000, मतलब कि दीपेश लिमिटेड को एवरेज प्रॉफिट है, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं
कि एवरेज प्रॉफिट है जो वो है 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि जो करेंट रेट है वो है हम लोगों का रिटर्न, मतलब कि करेंट रेट ऑफ रिटर्न है 10%। उसके बाद हम लोग रियल वाला निकालेंगे, जो हम लोगों को हो रहा है उसको निकालेंगे, उसमें दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि अब इसमें लिखा हुआ है कि कमेंट ओपन द स्टेजेस ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कि कैपिटलाइजेशन में कौन सी स्टेजेस है, कि अंडर है कि ओवर है। तो इसमें जो आंसर लिखा हुआ है वो है अंडर कैपिटलाइजेशन। अब हम लोग इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एवरेज रेट ऑफ अर्निंग। तो एक सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ अर्निंग, तो हम लोग निकालेंगे कि एवरेज रेट ऑफ अर्निंग। तो उसका फॉर्मूला याद नहीं करना हम लोगों को, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ उसको लो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें फार्मूला है कि एवरेज रेट ऑफ अर्निंग बराबर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ अर्निंग लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट बट एक कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू करेंगे हम लोग 100 का। तो ये फार्मूला है, इसको हम लोग लिख देते हैं। अब उसके बाद इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ अर्निंग, इसको चेंज कर लेते हैं, इसे रिटर्न भी बोलती हैं, रिटर्न। अब उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का है, ये देखो हम लोगों का औसत लाभ दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट है कितना, 1,20,000 रुपये, ठीक है, 1,20,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों के पास है नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फार्मूला होता है हम लोगों का, ये फार्मूला बहुत सालों से हम लोगों के साथ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो इसका फार्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटीज़ बोलते हैं, लायबिलिटीज़, क्योंकि दायित्व होते हैं, बहुत सारे दायित्व होते हैं। उसके बाद अब हम लोग टोटल एसेट्स करेंगे, उसके बाद टोटल लायबिलिटी करेंगे। तो हम लोगों के पास है जो है वो टोटल एसेट्स, सबसे पहले हम लोगों को देखेंगे कि टोटल एसेट्स हम लोग साइड में देखेंगे, साइड में लिखेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। टोटल एसेट्स सबसे पहले करेंगे, टोटल एसेट्स का टोटल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो टोटल एसेट्स में सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, बिल्डिंग है, ये देखो रहा बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग सबसे पहले लिखेंगे कि बिल्डिंग कितने की है, अपनी बिल्डिंग है 3,30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि गुडविल भी एसेट्स है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है, तो गुडविल को भी लिखेंगे, गुडविल है अपने पास 2,40,000 रुपये। उसके बाद जो है रिजर्व, क्योंकि रिजर्व में तो हम लोगों का एसेट्स नहीं होती है, कैश एक एसेट्स है, कैश एक करेंट एसेट्स है, तो कैश लिखेंगे कितने, 60,000 रुपये। उसके बाद करेंट ऑब्लिगेशन मतलब कि करेंट लायबिलिटी है ये तो, और उसके बाद डेप्टर्स भी हम लोगों के करेंट वो एसेट्स हैं, ठीक है। तो डेप्टर्स को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेप्टर्स को लिखने के बाद हम लोगों का 8,10,000। अब हम लोग इसका करेंगे टोटल, तो टोटल जो आएगा इसका वो होगा हम लोगों का टोटल एसेट्स, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो टोटल एसेट्स हम लोगों की हैं, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो हैं 14,40,000। टोटल एसेट्स होगी हम लोगों की 14,40,000। अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लायबिलिटी करेंगे, तो टोटल लायबिलिटी करेंगे तो टोटल
लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी में सबसे पहले है हम लोगों का कि हम लोग टोटल लायबिलिटी में क्वेश्चन में देखेंगे, एक सेकेंड, करेंट ऑब्लिगेशन ये है हम लोगों का, तो ये कितना है 3 लाख रुपए। तो करेंट ऑब्लिगेशन बराबर है 3 लाख रुपए। हम लोगों को टोटल लायबिलिटी करना है कि टोटल लायबिलिटी जो रुपए हमें देना है वो टोटल लायबिलिटी, और जो चीज़ हमारी एसेट्स वो होती हैं, जो हमारे पास है वो हमारी टोटल एसेट्स होती हैं। तो अब हम लोग क्या है कि करेंट ऑब्लिगेशन हो गया, और कौन सी लायबिलिटी हम लोगों की जो हम लोगों की इसमें आ सकती है, तो वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक से अगर तुमने रुपए ओवर किए हैं, निकाले हैं, तो वो भी एक तुम्हारी लायबिलिटी है, तो इसे बोलते हैं ओडी। ठीक है, तो बैंक ओडी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप लोग शॉर्ट नहीं पूरा लिखें। तो 2,40,000। तो अगर हम लोग इनका लोगों का टोटल कर लें इन दोनों अमाउंट का, तो हम लोगों का आएगा 5,40,000, और यही हमारी क्या है टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स की जगह पे रख देंगे हम लोग 14,40,000, 14,40,000 माइनस करेंगे, और उसमें टोटल लायबिलिटी है हम लोगों की 5,40,000। तो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना चाहिए यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है, तो हम लोगों का 14,40,000 में से हम लोगों ने इस अमाउंट को माइनस करेंगे, तो हम लोगों का लगभग आएगा, माइनस कर लेना आपको कैलकुलेटर से, वो आएगा हम लोगों का 9 लाख रुपए। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो फार्मूला है इसको अब ये फुलफिल हो जाएगा कि हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को रखना है 1,20,000 जो क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने निकाल लिया है 9 लाख रुपए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये जो आएगा इसमें 3 बिंदु ये कट, उसके बाद 2 ये, और इसमें जब हम लोग 120 में 9 का भाग देंगे तो लगभग आएगा हम लोगों का 13.33%। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक चीज़ हम लोगों की निकल आई है कि एवरेज रेट ऑफ अर्निंग। तो आप लोगों को ये थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है आप लोगों को समझाने में, आप लोग जब करेंगे तो फास्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम लोगों को निकालना होता है कि बिजनेस की वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो हम लोगों को फार्मूला देखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोगों को निकालना है कि रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये रहा। तो रियल वैल्यू हम लोग बिजनेस की निकालेंगे, तो वो कितनी है उसको देखेंगे। तो ये फार्मूला लिख लें हम लोग, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का फार्मूला होता है हम लोगों का कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई होता है करेंट रेट, जो करेंट में रेट था, करेंट रेट इनटू 100। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें रियल वैल्यू मतलब कि बिजनेस की वैल्यू निकालेंगे। तो रियल वैल्यू कितनी है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का है 1,20,000, करेंट रेट है हम लोगों का 10, डिवाइड इनटू गुणा करेंगे हम लोग 100 का। तो इसमें जब ये बिंदी कट हो जाएगी तो ये बिंदी इसमें जाके कितने की वैल्यू दिखाएगी, जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो है 12 लाख रुपए। ठीक है, कितनी है 12 लाख रुपए। उसके बाद हम लोगों को अब क्या निकालना है कि वैल्यू, देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि रेट निकाल ली है, रेट ऑफ अर्निंग कितनी है, रेट ऑफ अर्निंग पहले कितनी थी, देखो 3 चीज़ें हम लोगों ने 2 चीज़ें निकाल ली हैं कि रेट ऑफ अर्निंग पहले थी 10%, लेकिन अब कितनी हो गई है, 13.33%। बिजनेस की वैल्यू देखो, तो बिजनेस की वैल्यू है वो थी हम लोगों की 9 लाख रुपए। ठीक है, और लेकिन अब कितनी हो गई है, वो है अब है हम लोगों की 12 लाख रुपए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अब हम लोगों को निकालना है कि शेयर की वैल्यू पहले कितनी थी और अब कितनी है। तो पहले वाली तो हम लोगों को पता है कि वो है 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया है कि 100 रुपये है।
लेकिन अब हम लोग देखेंगे वैल्यू पर शेयर बराबर, वैल्यू पर शेयर क्या होता है। अब हम लोग निकाल लेंगे कि वैल्यू पर शेयर बराबर, वैल्यू पर शेयर बराबर फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला ऊपर देखेंगे, एक सेकेंड। वैल्यू पर शेयर बराबर होता है वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ शेयर। रियल वैल्यू ऑफ शेयर में क्या होता है कि रियल वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो हम लोगों को रियल वैल्यू आ जाएगी। तो रियल वैल्यू निकालनी हम लोगों को, तो रियल वैल्यू चाहिए, बुक वैल्यू तो पता है, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू पर शेयर, सॉरी, रियल वैल्यू पर शेयर होता है हम लोगों का, वो होता है कि रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो रियल वैल्यू हम लोगों की कितनी है बिजनेस की, 12 लाख रुपए, और नंबर ऑफ शेयर हम लोगों की कितनी है, हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोगों के शेयर हैं 9,000 रुपये, ठीक है। तो 9,000 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे 9,000 का, तो इसको कट करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू शेयर आएगी 133.33 रुपये, ठीक है। तो पहले शेयर की वैल्यू थी कितनी, 100 रुपये, ठीक है। पहले शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये, और अब हो गई है हम लोगों की 133 रुपया 33 पैसा, ठीक है। तो वो कितनी हो गई है, 133 रुपया 33 पैसा। तो अब हम लोग कि ओवर है या अंडर है, तो आप लोगों को साफ दिख रहा होगा कि ये जो है वो है अंडर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि ये देखो, ये जो एसेट्स है, रेट भी अंडर में है, और बिजनेस भी अंडर में है, और शेयर की वैल्यू भी अंडर में है, क्योंकि पहले 100 रुपये थी, एक सेकेंड, पहले ये 100 रुपये थी, अब हो गई है 133 रुपये। पहले बिजनेस 9 लाख का था, अब हो गया है 12 लाख का, और पहले रेट थी 10%, अब है हम लोगों की 13.33%। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों का कि प्रॉफिट जो है, इनकम, मतलब कि इनकम बोले, इनकम ज़्यादा है किस पर, कैपिटल, जो कैपिटलाइजेशन है। तो ये जो हम लोगों का है वो है हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का वो है अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, अंडर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि कैपिटलाइजेशन जो है, कैपिटल की वैल्यू वो है कम है, अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कैपिटलाइजेशन नहीं आता है, कि कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।